वो जो सिराज अमृतसरी ने थप्पड़ मारा है ना मुंह पर, ऐसा लगा जैसे मुंह तोड़ दिया। महमल भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं मुझे। मैं शादी पर मान गई हूँ तो होने दीजिए शादी। इस तरह के नजूमियों के कहने पर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। शादी नहीं होगी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 15 के रिव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि फ़रहाद बेचारे के साथ कितना बुरा हो रहा है, लेकिन फ़रहाद भी बेचारा नहीं है, उसने भी बहुत ज़्यादा उल्टे काम किए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि किस तरह से उसको हर किस्त में थप्पड़ रसीद होता है। तो इस किस्त में तो हद ही होगी भाई, उसको दो लोगों से थप्पड़ खाने पड़े, एक तो अपने वालिद से और दूसरा अमृतसरी से, महमल के वालिद से। तो ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंटो और महमल दोनों भाग रहे होते हैं कि महमल कहती है कि अब हमें रुक जाना चाहिए, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मुझे समझ नहीं आती है कि अब हम क्यों भाग रहे हैं। आग बरसती है उसकी आंखों से, लगता है जला डलेगी। महमल बता रही थी आप ऐसे भागते जैसे यूं दुनिया से निकल जाएंगे। लड़की को बचाना हो तो भाग लेता हूँ। महमल के अलावा कोई लड़की हो तो उसको भी बचाओगे आप? फ़ोन नहीं है तो वो कहती है कि मेरा फ़ोन तो वो बैग में रह गया था, तो वो कहता है कि मेरा फ़ोन भी कहीं गिर गया है। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा कि तुम्हारे पास अपने वालिद का नंबर है तो हम किसी से बात कर लेते हैं। तो कहती है कि नहीं मेरे पास नंबर नहीं है। महमल कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मेरे वालिद तो मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो वो समझ रहे होंगे मैं फ़रहाद के चुंगल में हूँ। लेकिन मंटो कहता है कि अब तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, तो 10-12 मार चुके होंगे। तो इसके बाद वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहती है कि ये खून रेज़ी की जंग जो है ये बंद हो सकती है। तो वो कहता है किस तरह से बंद हो सकती है। तो वो कहती है कि अगर मैं फ़रहाद से शादी कर लूँ, कुर्बानी दे दूँ तो वो कहता है कि अच्छा फिर तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये खून रेज़ी का जो खेल है ये तो बंद होना चाहिए। अगर आपके इस कुर्बान होने की वजह से ये खेल बंद हो जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो उसे इस बात का सुनकर गुस्सा आता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और वो कहती है मुझे खाना नहीं खाना, चलें, और वो चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शमरेज़ फ़रहाद की गाड़ी के पास आता है और वहाँ पर गोलियों की बौछार होना शुरू हो जाती है। फ़रहाद एक साइड पर आकर छुप जाता है, पर एक गार्ड आता है और वो उसके ऊपर गन तान लेता है। वो उसे कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, लेकिन वो उसे अभी कुछ नहीं कहता है कि ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिन्यामिन गाड़ी में जा रहा होता है कि बिन्यामिन को कॉल आती है और वो कॉल में होती है मियाँ साहब की। तो मियाँ जी कहते हैं कि तुमने बिन्यामिन अच्छा नहीं किया। तो वो कहता है कि मैंने क्या अच्छा नहीं किया मियाँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। तो वो कहता है कि तुमने जो भी हमने सुलह की थी ना, अब तुमने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, अब वो तुम्हारे बेटे की बलि मांग रहा है, अब तुम अपने बेटे को कुर्बान करोगे तो ही ये सुलहनामा होगा, वरना इस सुलहनामा को ख़त्म समझो तुम। तो बिन्यामिन को इस चीज़ की बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि महमल अपने घर आती है और वो भागती हुई आती है और अपने बाप के गले लग जाती है। फिर ये सीन यहाँ पर कट होता है। तो हम देखते हैं कि फ़रहाद अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है और वो सब बड़े रो रहे हैं और परेशान हैं कि इसे क्या हो गया है। लेकिन देखते हैं कि बिन्यामिन वहाँ पर आ जाता है और वो भी बेहोश पड़ा हुआ है। तो फिर वो अचानक से उठता है और उठकर अपने भाई को देखता है, अपनी बहन को देखता है। फिर वो कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ मदीहा। तो इसके बाद वो अपने बाप के पास खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है आई एम सॉरी बाबा, लेकिन वो उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करता है। ये था जी पहला थप्पड़ जो इसको इस ड्रामे में पड़ा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि बाबा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। वो कहता है कि तुमने ये क्या किया है। तो खदीजा कहती है आप देख नहीं रहे हैं कितनी मुश्किल से उसको होश आई है, आप फिर से उसको मार रहे हैं, तो कितनी मुश्किल से उसकी जान बची है। तो वो कहता है कि इसकी जान बची नहीं है, इसने अपनी जान को फंसा लिया है, बल्कि हम सब की जान को मुश्किल में डाल दिया है। जिस खेल को 70 साल से मैं बंद कर चुका था, अब बड़ी मुश्किल से हमारी सुलह हुई थी, लेकिन इसने वही जंग फिर से छेड़ दी है। मैं अब दोबारा से बंदूकें तान नहीं सकता हूँ, मैं नहीं समझ मुझे आ रही है कि मैं क्या करूँ, लेकिन इसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। ये खून रेज़ी का खेल इसने ख़त्म नहीं होने देना है और मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। और इसके इस बदतमीज़ी की वजह से अब अमृतसरी का जो हाल होगा वो मैं ही जानता हूँ और वो इससे पता नहीं किस तरह से बदला लेगा। पहले भी इसने यही काम किया और अब फिर इसने यही काम किया। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मंटो के पास मिस मारिया खड़ी हैं और वो कहती हैं कि आपने ये क्या काम किया है और आपको मुझे लगता है कि अब डर नहीं लगता है। तो वो कहता है क्या मैं भी तमाशाई बन के देखता रहता और मैं एक लड़की को अपने सामने अपनी आंखों के सामने किसी के साथ भागते हुए देखता रहता और जो उसको ज़बरदस्ती लेकर जा रहा था। तो मिस मारिया कहती हैं अब आप में कुछ ज़्यादा ही बहादुरी आ गई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारी बहादुरी कहाँ से आप में आ गई है। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे बुज़दिल कहें या फिर यूनी में मुझे कोई भी कहे कि सर मंटो बुज़दिल थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरे मरने के बाद भी ये कहा जाए कि सर मंटो बहुत बहादुर थे और उन्होंने अपनी जान पर खेल कर किसी लड़की की जान बचाई थी। तो वो कहती है कि अच्छा मुझे तो लगता है कि आपको गार्ड्स के लिए उसने कह दिया है, लेकिन वो कहता है कि मुझे किसी गार्ड्स की ज़रूरत नहीं, ना मैं किसी से डरता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अमृतसरी के पास मियाँ जी बैठे हुए हैं। मियाँ जी कह रहा है कि अब तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि सरिया जाओ और जाकर अब लेकर आओ सुलहनामा। वो सुलहनामा के कागज़ लाकर देती है तो वो उनको निकालता है और निकाल कर फाड़ देता है। फिर इसके बाद उनको हवा में उछाल देता है। तो वो कहता है कि अब सुलह तब होगी जब मैं उसके बेटे की लाश देखूंगा।
तो मियाँ जी कहता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? तो वो कहता है हाँ मियाँ, मैंने अब सोच लिया है कि ये मेरा आखिरी फ़ैसला ही है, मैं अब अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो मियाँ जी कहते हैं कि अच्छा तो फिर अब तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो अपने बेटे का सर लाकर मेरे कदमों में रखे, फिर मैं माफ़ी मांगूंगा। तो वो कहता है कि अच्छा अगर वो अपने बेटे को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दे तो वो कहता है कि मैं उसका सर कलम कर दूँगा और फिर उसके बेटे के लाश के ऊपर खड़े होकर उससे माजरत करूँगा, फिर मैं देखूँगा अगर वो मुझे माफ़ कर दे तो। और मियाँ जी मैं आपसे इस तरह से उठकर जाने की माजरत चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझसे कोई भी बेद भी हो जाए। और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फरहाद अब लेटा हुआ है और अब सोच रहा है किस तरह से उसकी जान बची है। वो देखता है कि उस गार्ड को उसके भाई ने पीछे से आकर गोली मार दी है और वो मर गया था, तो इस वजह से उसकी जान बच गई है। फिर हम देखते हैं कि महमल अपने कमरे में है और उनकी काम वाली उसे गोली लाकर देती है, लेकिन वो नहीं खाती है। तो उसकी फूफी कहती है कि इधर ही रख दो। तो वो फिर कहती है कि फूफो आपको पता है कि आज उनकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो वो कहती है कि किसकी गिरफ्त टाइट थी? कहती जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर भाग रहे थे ना तो उनकी गिरफ्त बहुत टाइट थी। कि कहती है वो उसकी फूफो कहती है कि अच्छा मंटो की? कहती हाँ। तो वो कहती है कि फूफो आपको पता है कि वो किस तरह से ना छलांगे मार मार कर भाग रहे थे, जैसे कि एक हिरनी चौकड़ियाँ मार मार के भागती है। तो वो कहती है अच्छा हिरनी की तरह क्यों, शेर की तरह क्यों नहीं भाग रहे थे? तो वो कहती है शेर की तरह पता नहीं क्यों नहीं भाग रहे थे। तो इसके बाद वो उनके दरमियान में बातें चलती रहती हैं। फिर वो कहती है कि अच्छा मुझे अब नींद आ रही है। दूसरा सीन शुरू होता है कि बिन्यामीन अपने बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर आ गया है और उसे कहता है कि जिस तरह की बदतमीज़ी तुमने की है अब मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं मैं रखता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो तुम चुपचाप वो करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गनी का सीन स्टार्ट होता है कि डीन साहब मंटो को बुलाते हैं और वो कहते हैं मिस मारिया और आप दोनों मेरे ऑफिस में आए, लेकिन मंटो कहता है कि मेरी क्लास है 15 मिनट में। तो वो कहता है कि 14 मिनट मेरी बात सुन लो। इसके बाद वो ऑफिस में बैठे होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से बदमाशों की तरह, लोफरों की तरह आप सड़क पर लड़ रहे थे आप एक लड़की के लिए। तो मैंने पता है कि वो गुंडे हैं जिनके साथ तुम लड़ रहे थे, मैं डर नहीं लगता है कि तुम्हारी जान चली जाएगी? लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं तमाशाई बनकर खड़ा होकर देख नहीं सकता था कि एक लड़की के साथ इस तरह से बुरा सलूक हो रहा है। तो वो कहता है कि आप ही मर्द रह गए हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं ही मर्द रह गया हूँ। तो कहता है कि अच्छा अगर मैं ऐसा हूँ, मैं कहीं पर खड़ा हूँ तो किसी भी ऐसे चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करूँगा खुद को, और ना ही मैं किसी के मामले में टांग अड़ाऊँगा। लेकिन तुम्हें तो ये शौक चढ़ा हुआ है कि तुम हर मामला में टांग अड़ाते हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें टिकने नहीं दे रही है, तुम अपनी जान के क्यों दुश्मन बने हुए हो? तो वो कहता है कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या मैं मर्द नहीं हूँ? तो वो कहता है कि सर आप मर्द हैं, लेकिन मर्द हैं नहीं आप, क्योंकि मर्दों वाली जो हरकतें होती हैं ना वो मर्दों में ही सूट करती हैं। लेकिन जो वहाँ पर क्या, वो फिर डीन कहता है कि अच्छा कि वहाँ पर सिर्फ तुम ही थे और कोई मर्द नहीं था? कहता हाँ बाकी सब मर्द थे, लेकिन वो मर्द थे नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सकें, तो मैंने उनको मारा है। तो वो कहता है कि अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो इस चीज़ के लिए मशहूर ना हो जाएं कि एक उस्ताद जो है वो लोगों को लाते हैं घूम से मारता है। मुझे तो समझ नहीं आती है कि तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की। तो वो कहता है कि मिस मारिया ये आपके नेबर हैं, आप इन्हें क्यों नहीं समझाती हैं? तो वो कहती है कि सर समझाती हूँ मैं। तो फिर कहता है कि सर कहता है कि अच्छा तुम लोगों के लिए चाय मंगवाऊँ या कॉफ़ी? तो वो कहता है कि नहीं सर चाय या कॉफ़ी आने में 15 मिनट लगेंगे, तो मैं पीऊँगा कब? तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो उठकर चला जाता है और मिस मारिया बैठी होती हैं। मिस मारिया कहती है कि सर आपको पता है कि वो कौन था जिसके साथ इसने, वो लड़की कौन सी जिनको मंटो सर ने भगाया था? तो वो कहता है कि कौन थी वो लड़की? तो वो कहती है कि वो महमल थी। तो वो भी हैरान होता है। तो वो फिर कहता है कि इसे अपनी जान की परवाह नहीं है, क्या ये जान से हाथ धो बैठेगा? तो आप इसे कुछ समझाएं, तो इसका तो कोई आगे पीछे है नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं सर मैं हूँ ना। तो वो हैरान होकर देखता है। तो फिर वो कहती है मतलब सर आप भी हैं ना? तो ये सीन फिर कट होता है। तो सीन शुरू होता है फरहाद का। फरहाद को हथकड़ी पहनाई जा चुकी थी और इसके बाद हम देखते हैं कि अमृतसरी आता है और अमृतसरी बिन्यामीन के पास खड़ा होता है और वो कहता है कि बिन्यामीन से कहता है कि अमृतसरी तुम मेरे बेटे को मैंने बिठा दिया है वहाँ पर, उसको जान से मत मारना, उसे वैसे मारने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसे जान से मत मारना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं उसके तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ अपने बेटे की ज़िंदगी की। फिर इसके बाद वो जाने लगता है। तो फिर कहता है कि अमृतसरी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम प्लीज़ मेहरबानी करो मुझ पर और मुझ पर रहम करो, मेरे बेटे को जान से मत मारना। फिर अमृतसरी वहाँ पर आता है और वो आकर उसको एक ज़ोरदार तमंचा मुंह पे मारता है। फिर हम देखते हैं कि ये सीन यहाँ से कट होता है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं वापस, बिन्यामीन और फरहाद को बिन्यामीन पूछता है कि उसने क्या कहा है तुम्हें? तो उसने कहा है कि कुछ नहीं। तो वो कहता है कि कुछ बताओगे नहीं? तो वो कहता है कि गाली भी निकाली है? कहता हाँ गाली भी निकाली है और मारा भी है। तो वो कहता है कि अच्छा क्या गाली निकाली है? तो कहता है कि गाली ये निकाली है कि तुम्हारा बाप मेरे आगे
रहम की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था कि मेरे बेटे को जान से ना मारूं, तो कहता है हाँ मैंने कहा था ऐसा। तो वो कहता है कि हाँ ये गाली ही थी। फिर तो वो इसके बाद वो कहता है कि उसने कहा है कि मुझे अगर तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू नज़र ना आ रहे होते तो तुम्हारी जान ले लेता मैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं रहमदिल हूँ, मैं सख्त दिल नहीं हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा तो मैंने ये कहा था, तो उसने सही कहा है, मैंने ऐसे ही उसको कहा था। तो वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा है, आप क्यों कह रहे थे ऐसा, वो मेरे भी मुंह पर थूक के गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने ऐसा क्यों कहा है। तो वो कहता है कि तुम चुप कर जाओ और मेरी बात गौर से सुनो, तुम अब बोलने की कोई तुम्हारे अंदर जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारी ज़ुबान से कोई भी लफ्ज़ निकला ना तो ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी मैं। मुझे समझ नहीं आती है कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्यों इस तरह के काम कर रहे हो। और सबसे बंदा कमज़ोर ना पता है तब होता है जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत भी उस इंसान से जिसको आपसे मोहब्बत ही ना हो, और वो इंसान उस गलत को सही को कुछ भी नहीं समझता है और वो बस करता चला जाता है और अपने वालिदैन और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए नुकसान खड़े करने के लिए। सुरैया महमल की पप्पो के पास आती है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप चाहती क्या हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि आपने सुलहनामे पर जो दस्तखत कर दिए हैं वो कैसे किए हैं, मैं ये सोच कर हलकान हुए जा रही हूँ। तो वो कहती है कि मैं क्या कहूँगी, मैंने क्यों नहीं किए हैं, मैंने तो खुद तुम्हारे सामने उन पर साइन किए हैं। तो वो कहती है कि मेरी बेटी महमल, उससे आप दूर ही रहें, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे पाला है, मैंने बड़ा किया है उसे, मैंने पैदा किया है उसे। तो वो कहती है कि पाला तुमने नहीं है, तुमने बस पैदा किया है उसे, लेकिन पालना उसको मैंने। और अब 22 साल के बाद तुम आ गई हो यहाँ पर कि वो मेरी बेटी है, उसकी ये सबूत लेने के लिए कि वो तुम्हारी बेटी है। लेकिन वो कहती है कि मैं अब देख लूँगी, मैं आपके सामने डट कर खड़ी हो जाऊँगी। तो वो कहती है कि मेरे सामने डट कर खड़ी मत होना सुरैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो औलाद का सिक्का ही नहीं है, तो मैं क्या हारूंगी। तो तुम अपनी बेटी को समझा के देख लो, अगर वो ये चीज़ मानती है तो तुम कर लो, मुझसे जंग कर लो, क्योंकि मैं तो पहले ही हार चुकी हूँ, मैं तो किसी से जंग करने के लायक ही नहीं हूँ। तुम जीत गई हो, मैं हार गई हूँ, मैंने ये मान लिया है, तुम्हारी जीत तुम्हें मुबारक हो, मेरी हार मुझे। तो वो कहती है कि सुरैया ये बात अपनी बेटी महमल से भी कह देना कि वो अपनी फुफ्फो से ना मिले, अपनी फुफ्फो को ना बुलाए। लेकिन वो कहती है कि तुम हो तो आखिर उसकी फुफ्फो ही। तो वो कहती है कि फुफ्फो तो हूँ, लेकिन ये बात तुम महमल से करना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि महमल को उसका फियांसी हजरत लेने के लिए आता है। तो वो कहती है कि आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। तो उसके लिए वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। तो वो कहती है कि वो बैठती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपकी अम्मी ने कहा था कि मैं आपको लेकर आऊँ। तो वो कहता है कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है ना। तो वो कहती है कि मोहब्बत मैंने आपको पहले इस चीज़ का जवाब दे दिया है, लेकिन अभी शादी होने वाली है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप मुझे लेने के लिए आएँ। तो वो कहती है कि मुझे किसी ने बताया है कि मेरी शादी नहीं हो जाएगी। वो कहती है कि मुझे किसी ने बताया है कि मेरी शादी नहीं होगी। तो वो फिर गाड़ी रोक देता है और कहता है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, आपको ऐसी बातें कौन बताता है, मुझे बताएं उसका नाम। तो वो कहती है कि नाम बताना ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे भी किसी नजूमी ने बताया है, जो मेरे ऑफिस में काम करता है, उसने कहा है कि इंसान को जिसको 2 महीने से मोहब्बत नहीं ना हुई है उसको सारी ज़िंदगी तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती है। तो इसके बाद उनके दरमियान में बातें चलती रहती हैं और वो कहता है कि अगर आप मेरे साथ इस तरह से करना चाहती हैं तो फिर आप मुझे छोड़ दें। ये नहीं है कि आप 2 महीने में आपको अगर मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है तो फिर आपको मुझसे मोहब्बत होगी ही नहीं। तो वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप घर नहीं आएंगे। तो वो कहती है कि आप घर आ जाएं। तो वो कहता है कि नहीं मैं घर नहीं आऊँगा। तो इसके बाद वो उतर कर जाने लगती है। तो उसके बाद वो शीशा खोलता है और कहता है कि मुझे पता है वो शख्स कौन है, वो मंटो है। इसके बाद वो पीछे मुड़कर देखती है और ये ड्रामा यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरे इस एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नए कंप्लीट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।